मार्च एंड चल रहा है, आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज़ करने में लगे हुए होंगे। आज मैं आपको यही बताऊँगी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज़ करते वक़्त कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही वो कौन से क्लोजिंग एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग एंट्रीज़ है, उनको कैसे करना है और उनका एक विद एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगी और नेक्स्ट ईयर वो जो आपने क्लोजिंग एंट्री अभी की है, उसका नेक्स्ट ईयर को उसको कैसे सेट ऑफ करना है, वो भी मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो अपने रेगुलर वर्क को आप कंप्लीट कर लीजिए। रेगुलर वर्क मतलब जैसे जो डे टू डे वर्क होते हैं, जैसे कि बैंक की एंट्रीज़ को डालना होता है या फिर आपकी सेल परचेज़ बुक करना, तो सारे रेगुलर वर्क आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने 1 अप्रैल अभी मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात कर रही हूँ, उसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको क्लोज़ करना है। तो 1 अप्रैल 22 के जो ओपनिंग बैलेंसेज़ है, वो आपको 31 मार्च 22 के क्लोजिंग बैलेंसेज़ से मैच करना है। इसके लिए आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट लेना होगी। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से सारे ओपनिंग बैलेंसेज़ चेक कर लीजिए। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एंड टाइम पे आपके टैक्स ऑडिट के टाइम, रिटर्न फाइलिंग के टाइम क्या होता है कि आपके सीए के द्वारा बहुत सारी जो क्लोजिंग एंट्रीज़ आपकी रह गई होगी, वो एंट्रीज़ ले ली जाती है और इससे आपके बैलेंसेज़ चेंज हो जाते हैं। तो पहले आप अपने ओपनिंग बैलेंसेज़ चेक कर लें और वो सही कर लें। उसके बाद आपको अपने जितने भी डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं, उनके बैलेंसेज़ यदि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हैं, तो आपको कन्फर्मेशन लेटर आपको पार्टीज़ को भेजना है। ऐसा इसलिए करना है तो कई कई बार क्या होता है कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या और किसी भी वजह से आपके बैलेंस में और उनके पार्टी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग-अलग बैलेंसेस शो होते हैं। तो आपको हर साल एंड में आपको क्या करना है, अपना आपको एक कन्फर्मेशन लेटर भेजना है पार्टी को कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये बैलेंस है। यदि इस बैलेंस से आपका बैलेंस में कुछ यदि डिफरेंस है, तो आप अपना लेज़र स्टेटमेंट भेज दीजिए। फिर जब उनसे यदि आपको स्टेटमेंट आता है, तो फिर आप उससे अपना स्टेटमेंट चेक कीजिए और आपने अगर कुछ छूट गया आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो आप उसको डाल दीजिए और अपना और पार्टी का बैलेंसेस मैच कर लीजिए। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो मँगवाने, जितनी भी आपकी करंट अकाउंट है, सभी बैंक स्टेटमेंट आप मँगवा लीजिए, ये डाउनलोड कर लीजिए और फिर उन बैंक स्टेटमेंट को इसलिए मँगवाना है क्योंकि बैंक की जो आपने अगर बैंक स्टेटमेंट से आपको क्या करना है, बैंक की जितनी भी एंट्रीज़ है, वो सारी एंट्रीज़ आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट चेक इश्यू कर देते हैं या चेक जमा करवा देते हैं और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं लेते हैं। तो आपको सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट से भी आपने सारी एंट्रियाँ देख ली, एक बार चेक कर ली, तो उससे क्या होता है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाएगी। जितने भी मिसमैच होते हैं ना, अधिकांश आप बैंक स्टेटमेंट लेके बैठेंगे, बैंक की क्योंकि सारे ट्रांज़ैक्शन बैंक के थ्रू ही होते हैं। तो आप बैंक स्टेटमेंट से पहले अपनी सारी एंट्रीज़ को चेक कर लें। बैंक लोन और एफडी के स्टेटमेंट मंगवा लें। यदि आपने बैंक से कोई लोन लिए हुए हैं, तो वो लोन के स्टेटमेंट और आपने एफडी करवाई है, तो एफडी के स्टेटमेंट भी मंगवा लें और वो भी आप चेक कर लें। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट और टीडीएस सर्टिफिकेट भी आप मंगवा लें। जैसे कि आपने एफडी की है, तो उसपे आपको इंटरेस्ट मिला होगा और आपका इंटरेस्ट पे टीडीएस भी हुआ हो, तो ऐसे में आपको बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और टीडीएस सर्टिफिकेट भी मंगवा लेना है। और इससे क्या होता है कि हो सकता है कि आपने टीडीएस की एंट्री ना ली हो, बैंक इंटरेस्ट की एंट्री ना ली हो, ये एंट्री अधिकांश छूट जाती है। तो आप ये सर्टिफिकेट मंगवा लें। इसकी एंट्री कैसे करना है वो मैं आपको आगे चल के बता दूँगी। ईयर एंड प्रोविजंस, जैसे कि अभी मैं बताऊँगी आपको, क्लोजिंग में बहुत सारे प्रोविज़न भी करने होते हैं, तो उसमें यदि आपको एक्सपेंसेस के भी प्रोविज़न कर रहे हैं या कुछ जिस पे कि आपको टीडीएस करना होते हैं, तो वो टीडीएस आपने डिडक्ट किया है या नहीं किया है, वो आपको चेक करना होता है। सबसे मेन जो है क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, उसका आप पहले एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन भी जरूर कर लें और उसको मैच कर लें। उसके बाद यदि आपने, जैसे क्या होता है कि हमको एम्प्लॉइज़ का टीडीएस करना होता है सैलरी पर, तो हम जब टीडीएस करते हैं, तो शुरू में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयी होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बता देते हैं कि हाँ, हम इतना इन्वेस्टमेंट करें, जैसे एटीसी में हमारा इतना इन्वेस्टमेंट होगा, एटीडी में इतना इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये सब वो बता देते हैं। तो उस बेसिस पे आप टीडीएस करते हैं, तो आपको उनका प्रूफ भी मँगवाना होता है। तो ईयर एंड होने से पहले आपको ये सारे प्रूफ अपने एम्प्लॉयी से मँगवाने हैं और उनको चेक करना है और फिर उसके बेसिस पे जो एक्चुअल प्रूफ आपके पास आए हैं ना, उस बेसिस पे आपको टीडीएस कैलकुलेट करना है उनकी इनकम के ऊपर। और यदि कोई टीडीएस आपका कम डिडक्ट हुआ हो, तो आपको बैलेंस टीडीएस डिडक्ट करना है। ये ध्यान रखिएगा कि सभी एंट्रीज को आप चेक कर लें और ये चेक करें कि हॉलीडेज जो है, पब्लिक हॉलीडे जो रहते हैं, उस दिन कोई एंट्री तो पास नहीं हो गई हो। तो आपको ये भी चेक करना आपके लिए ज़रूरी होता है।
पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं कि छोटे-छोटे एक्सपेंसेस के लिए किसी एक को अपॉइंट कर देते हैं कि ये पेटी कैशियर जो होता है, उसको दे देते हैं कि जैसे 1 लाख रुपए दिया है, वो छोटे-छोटे एक्सपेंसेस वो उसके उसमें से करता है, जो बैलेंस है वो आपको फिर आपको पे करता जाता है। तो आपको उससे पेटी कैश स्टेटमेंट मँगवाना है, और सारे एक्सपेंसेस को एक बार चेक करने हैं, और जो पेटी कैश का उसका जो एक बैलेंस आ रहा है और जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैलेंस है, उस बैलेंस को मैच करना है। जीएसटी, जीएसटी के जितने भी लेजर आपको जीएसटी की साइड से आपको सारे अपने सेल परचेज जितनी भी है, वो सब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से सेल परचेज से इनपुट टैक्स क्रेडिट, परचेज की क्रेडिट, सेल्स पे जो है जीएसटी है, वो सभी आपको मैच करना है। कई बार क्या होता है कि एक्सपेंसेस पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना भूल जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये आपको चेक करना है कि सारी जीएसटी की आपने जितने भी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपने ले ली है बराबर। आपने यदि जीएसटी में कोई चालान, सारे रजिस्टर्ड जीएसटी के आपको चेक करने हैं। यदि जीएसटी में आपने कोई चालान पेमेंट किए हैं, तो वो चालान आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो आपको जीएसटी के सारे लेजर से जीएसटी की साइड पे जितने भी लेजर से जितनी उससे सेल, परचेज़, पेमेंट सभी आपको चेक करना है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से भी मैच करके रखना है। फिर यदि कोई आपने एडवांस पेमेंट किया है, तो उसपे टीडीएस किया है या नहीं, वो आपको चेक करना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि हम तो या तो पार्टी एडवांस पेमेंट किया कर रहे हैं, या फिर हमने पार्टी का अकाउंट क्रेडिट किया। जो भी पहले होता है, उस वक़्त हमको टीडीएस करना होता है। तो यदि कोई एडवांस पेमेंट करते हो, तो हमको ध्यान नहीं रहता है। हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं, अभी तो सिर्फ हम केवल एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो इस पे टीडीएस की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन नहीं, आपको जब आप यदि एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पे भी आपको टीडीएस चेक करना है। यदि आपने नहीं किया है, तो आप कर लीजिए। नेगेटिव कैश बैलेंस, कई बार क्या होता है कि हम पेमेंट की एंट्रीज पहले डाल देते हैं। कैश बैलेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास जितना कैश है आप उतना ही खर्च कर पाएंगे। तो आपको उसकी डे बुक देखना है, आपको कैश बैलेंस की, और उसमें देखना है कि आपका कहीं किसी भी दिन नेगेटिव कैश बैलेंस तो नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो उसको आप सही कीजिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपको बैंक रिकंसिलिएशन जितने भी बैंक अकाउंट है उनके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करके रखना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि बैंक स्टेटमेंट यदि आपका से आप एक एक एंट्री मैच कर लेते हैं, तो आपका बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। बैंक रिकंसिलिएशन में क्या आता है कि आपने चेक इशू किए लेकिन सामने वाली पार्टी ने उनको जमा नहीं करवाया, आपने चेक डिपॉजिट करवा दिए हैं। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारे जो पेमेंट होते हैं, हम मार्च एंड में भी हम 31 मार्च के दिन भी बहुत सारे चेक इशू करते हैं। तो वो सब ऐसा तो है नहीं कि उसी दिन आपके बैंक में लग जाएँगे। तो इसके लिए आप अपना एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिल्कुल तैयार करके रख लें, तो इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ये जितने भी मैं बता रही हूँ ना पॉइंट, आपका यदि टैक्स ऑडिट होता है, तो भी आपको ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रख के करते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी से आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो टैक्स ऑडिट में क्वेरी आपकी आती निकलती जाएगी। सेम ईयर एक्सपेंसेस चेकिंग, जैसे कि आपको पता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको क्या करना है, हमको उसी साल के एक्सपेंसेस, जैसे अभी 22-23 का अगर पी&एल बन रहा है, तो हमको 22-23 के ही एक्सपेंसेस लेना है। तो आपको ये पी&एल आपको पूरा एक-एक एक्सपेंसेस चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस हमने इसमें ले लिए हैं या नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस हमने इसमें ले लिए हैं। तो आपको सिर्फ वही एक्सपेंसेस लेना है जो 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 के हैं। वही सभी एक्सपेंसेस, इस साल से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस और इनकम है वही आपको लेनी है। तो आपको ये इनकम एक्सपेंसेस चेक करने हैं कि किसी दूसरे साल की एक्सपेंसेस तो इसमें नहीं आ गए हैं। 26 एस एआईएस टीआईएस को भी चेक करना है। ये ऐसे इसलिए चेक करना है क्योंकि इसमें क्या होती है कि आपको हो सकती है कि वो जैसे कि बहुत कभी-कभी क्या होता है, जैसे कमीशन की इनकम हो रही है डिस्काउंट के, या और भी एफडी पे इंटरेस्ट है, बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जो हमसे छूट जाती है। तो जब आप 26 एएस एआईएस और टीआईएस चेक करेंगे, तो आपके सामने पता चल जाएगा कि आपको कहाँ का टीडीएस हुआ है, आपको कौन-कौन सी इनकम मिली है। तो वो सभी इनकम आपको अकाउंट में लेनी है। तो अपनी इनकम से आप इन सबको स्टेटमेंट को भी चेक कर लें। पर्सनल एक्सपेंसेस चेकिंग, कई बार होता है कि डायरेक्टर के एक्सपेंसेस होते हैं, तो डायरेक्टर के अकाउंट में डेबिट ना करके हम डायरेक्टर के अकाउंट में ना ले जाके हम क्या करते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डायरेक्ट हमारे ही एक्सपेंसेस में, कंपनी के एक्सपेंसेस में डेबिट कर देते हैं, तो वो गलत है। तो जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो वो जिस
के लिए आपने किए हैं, चाहे डायरेक्टर है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, तो वो उनके एक्सपेंसेस में लेना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो नहीं आएंगे। सभी लेजर्स की ग्रुपिंग को आपको चेक करना है। ग्रुपिंग को चेक करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अकाउंट को लेना है। जैसे रेंट पेड किया आपने, अब वो रेंट पेड आपको सभी लेजर चेक करने पड़ेंगे इसके लिए कि आपने कहीं गलत लेजर की गलत ग्रुपिंग तो नहीं कर दी। जैसे कि रेंट पेड किया है तो वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अब आपने मान लीजिए कि आपने इनडायरेक्ट इनकम में उसको ले लिया, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट तो तब भी आपका निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट तो, लेकिन वो आपका उसका गलत इफेक्ट रहेगा, उसका वो गलत शो करेगा। तो आपकी ग्रुपिंग को चेक करना बहुत जरूरी है कि सही आइटम सही ग्रुप के अंदर जाए। जैसे कैपिटल है तो कैपिटल में ही जाना चाहिए, डेटर्स है तो डेटर्स में ही जाना चाहिए, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स में ही जाना चाहिए। तो आपको सभी एक्सपेंसेस के भी और अपने असेट्स लाइबिलिटी के भी सभी अकाउंट्स की लेजर ग्रुपिंग भी देखनी है कि वो सही है। यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि जब आप एक्सपेंसेस भी चेक करें तो ये भी चेक करें कि कोई ऐसे लास्ट ईयर के भी एक्सपेंसेस आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। आप लास्ट ईयर के भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल के बैठे कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लास्ट ईयर आपके 15 लाख थे और इस बार एकदम से 30 लाख रुपए हुए और आपकी सेल्स इतनी नहीं बढ़ी, तो आपको वहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो गया कि एकदम से एक्सपेंसेस इतने इंक्रीज हो गए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि सभी ये चीजें भी आपको देखना है कि एकदम से कोई चीजें अगर आपकी बढ़ी हुई है, मतलब आप लास्ट ईयर से अपने सारे एक्सपेंसेस को कंपेयर करें कि क्या कोई एक्सपेंसेस ऐसे तो नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं या बहुत ज्यादा कम हो गए। तो ऐसा ऐसा भी होता है, कई बार हम ग्रुपिंग गलत कर देते हैं। तो आपको ये सब चेक करने होंगे। जैसे कि डायरेक्टर्स की सैलरी वगैरह भी आपने दी है, डायरेक्टर रेम्युनरेशन की भी आपने एंट्री की है या नहीं की है, तो ये सब आप चेक कर लें। चलिए, अब हम मार्च क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री कौन कौन सी होती है, उनको कैसे नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में ऑफसेट करना है, वो आज हम समझते हैं। देखिए, एक होती है हमको एंड में करना होती है डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। तो इसके लिए आप अपने डेप्रिशिएशन की अमाउंट आप चाहें तो अपने सीए से भी ले सकते हैं, या फिर यदि आप खुद से कैलकुलेट करते हैं तो आप खुद से भी कैलकुलेट करके डेप्रिशिएशन की एंट्री आपको करना होती है। अब डेप्रिशिएशन की एंट्री के लिए सिंपल डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट होगा। ये डेप्रिशिएशन की अमाउंट कहाँ जाएगी, ये जाएगी, ये डेप्रिशिएशन की साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी। और टू फिक्स्ड असेट्स क्रेडिट हो गई, तो फिक्स्ड असेट्स से जो डेप्रिशिएशन की अमाउंट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और बैलेंस शीट में नेट फिक्स्ड असेट्स आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं 31 मार्च तक की ही, हमको जैसे मैंने बोला कि आपको 31 मार्च 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 के सभी ट्रांजेक्शन लेना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप 31 मार्च इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, सैलरी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑडिट फी और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है। तो वो आपको 31 मार्च के दिन तो आप पेमेंट नहीं कर देंगे ना, उनका उनका पेमेंट आप कब करेंगे, मार्च के एक्सपेंसेस का पेमेंट कब करेंगे, नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल में। लेकिन हमको तो इस साल सिर्फ इस साल की एंट्री इसी साल में लेनी है, तो इसके लिए क्या करना होगा, वो भले ही आप पेमेंट नेक्स्ट ईयर करें लेकिन वो आपको एक्सपेंसेस इसी साल बुक करने हैं। और ये जो नेक्स्ट ईयर जो एक्सपेंसेस इस साल के जो एक्सपेंसेस हम नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और इस एक्सपेंसेस की एंट्री हमको क्या करनी होगी, तो हमको एक्सपेंसेस इसी साल बुक करने, तो जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो अभी जो रेंट अकाउंट है तो नॉर्मल आपका रेंट, जैसे कि 11 महीने का रेंट तो रेंट अकाउंट में आपने लिया, लेकिन 12वें महीने का आप पेमेंट कब करेंगे, अप्रैल में जाके, मार्च का पेमेंट अप्रैल में करेंगे, तो नहीं, आपको ये रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। जो मार्च का रेंट है, मार्च का हो या फरवरी का हो, मतलब जो भी इस साल से रिलेटेड है जो कि हम नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करेंगे, तो उसको आपको इसी से वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इसी साल लेना है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और रेंट अकाउंट की एंट्री कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको इस साल के एक्सपेंसेस लेने हैं। फिर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट जो हमको क्रिएट करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ये चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट या रेंट पेबल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी पेबल अकाउंट, या फिर आप सिर्फ एक ही अकाउंट क्रिएट कर ले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और जितने भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है ना उन सबको आप एक साथ आउटस्टैंडिंग में ले, जैसे रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, मोबाइल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ऑडिट फी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट।
टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सारे एक्सपेंसेस जो कि मार्च के हैं, जो कि इस साल हम नहीं कर पाए हैं, हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो सब एक्सपेंसेस की आप एक साथ एंट्री डाल दें। और जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट कहाँ शो होगा, ये जाएगा आपका किस ग्रुप में आएगा, ये करंट लाइबिलिटी, ये आपके बैलेंस शीट में शो होगा। बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी, ये आपकी लाइबिलिटी बन गई है कि आपको इस साल का एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर में पे करना है। बैलेंस शीट में वही आइटम जाते हैं जो कि हमको नेक्स्ट ईयर, जिनका बैलेंस हमको नेक्स्ट ईयर में ले जाना होता है। तो इसलिए इस प्रकार से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपको बुक करने होते हैं। तो इससे क्या होगा, रेंट अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस अकाउंट है वो सब डेबिट हो गए, वो पी&एल अकाउंट में चले जाएंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका किस में चले जाएगा, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा कि इस साल का इतना पेमेंट हमारा बाकी है। चलिए, अब मैंने बताया कि हम नेक्स्ट ईयर का भी देखते जाते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर में आप जाएंगे तो क्या करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मान लीजिए इस साल जो था पेमेंट हमारा बाकी था वो 1 लाख रुपए था। अब नेक्स्ट ईयर में आप क्या करेंगे, अप्रैल में पेमेंट करेंगे, हो सकता है मई में पेमेंट करें, जून में तो जब जब आप पेमेंट करते जाएं, तो उस वक्त आप ऐसा नहीं कि वापिस से वही एंट्री डाल दें। हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तब आपको ये अकाउंट तब ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, लास्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का थोड़ी ना है। जो आप पी&एल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उसी साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं। तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस है तो आपको नेक्स्ट ईयर एक्सपेंसेस में नहीं ले जाना है आपको। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको शुरू में बोला था आपको चेक करना है कि इस साल के एक्सपेंसेस ही पी&एल अकाउंट में आए हुए। कई बार क्या होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर भी हम जब भी मार्च के जो एक्सपेंसेस है ना, अप्रैल में पेमेंट करेंगे तो हम अप्रैल में क्या करते हैं, फिर वो एंट्री डाल देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वो गलत है, तो वो आपको चेक करना है। ये लास्ट ईयर की पेमेंट, तो अब नेक्स्ट ईयर जब पेमेंट करेंगे तो आपकी एंट्री बनेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के हैं, या चाहे तो आप ईयर भी डाल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 2022-23। इससे आपको पता चल जाएगा कि 22-23 के एक्सपेंसेस है, और ये अकाउंट आपका नेक्स्ट ईयर में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे जितने जितने एक्सपेंसेस आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लिए थे, वो सभी एक्सपेंसेस के पेमेंट करते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि आपने नेक्स्ट ईयर में कितना पेमेंट आपका हुआ कि नहीं। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जीरो हो गया, मतलब हमने लास्ट ईयर के सारे एक्सपेंसेस पे कर दिए। नहीं किए होंगे, कुछ हो सकता है कि आपने नेक्स्ट ईयर भी पेमेंट नहीं किए, तो वो उसके नेक्स्ट ईयर जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बैलेंस जाएगा। तो आप ये बराबर चेक करिए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस में जाता है, करंट लायबिलिटी में। ऐसे ही क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस हमको प्रीपेड भी पे कर, पहले से प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मतलब पहले से ही पे कर दिए हमने। जैसे कि अप्रैल है, हमको मार्च 23 तक की एंट्री लेना है पी&एल में, लेकिन हमने मान लो अप्रैल का रेंट है वो अभी मार्च में ही पे कर दिया है। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, अब क्या ये एक्सपेंसेस आपको इस साल के अब मैंने बता रही हूँ कि अप्रैल का जो रेंट है वो आपने अप्रैल 23 का रेंट मार्च 23 में पे कर दिया, तो क्या ये जो रेंट है वो आपको अभी 22-23 में लेना चाहिए? जी नहीं, ये इस साल का है नहीं, तो नेक्स्ट ईयर का है। तो हम नेक्स्ट ईयर में इसको बुक नहीं, अब इसको हम इस साल बुक नहीं कर सकते हैं। इसको पेमेंट कर दिया है तो हमको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जितने भी एक्सपेंसेस है जो कि हमने पहले से पे कर दिए, नेक्स्ट ईयर के इस साल पे कर दिए हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब ऐसा इसलिए क्यों, प्रीपेड एक्सपेंसेस के कैसे जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से आप सारी इस प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस है वो सारे आप यहाँ पे ले लें। अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में, इसका डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट हुआ प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस को पहले ही बुक कर दिए, पहले ही पेमेंट कर दिया, तो ये हमारी असेट्स बन चुकी है और ये हमारी जाएगी करंट असेट्स में। ठीक है, करंट असेट्स में जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। और ये अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा कि हमको इस साल तो आपकी एंट्री क्या बन गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया इस साल। तो ये, और इसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्यों, क्योंकि ये सब एक्सपेंसेस क्या थे, नेक्स्ट ईयर के। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको कुछ भी नहीं ले जाना है। आपको आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि कोई एक्सपेंसेस आपने किए हैं तो वो आपके प्रीपेड है, तो आपको डायरेक्ट उसको बैलेंस शीट में ले जाना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन करके करंट असेट्स में ये अकाउंट, इसकी ग्रुपिंग क्या होगी, करंट असेट्स।
ठीक है, अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट ईयर में क्या करना है आपको, ये एक्सपेंसेस किसके थे, नेक्स्ट ईयर के। तो नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल को जाकर आपको जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है उनको उनके अकाउंट में पहुंचाना। उनके अकाउंट में कैसे, जैसे एग्जाम्पल समझते, 50,000 रुपए का रेंट पेड किया हमने मार्च और अप्रैल का, ठीक है। अब हमने मार्च में ही 2 महीने का पेमेंट कर दिया है, नेक्स्ट मंथ का भी पेमेंट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए तो क्या थे, जो इस मार्च वाले थे वो तो हम बकायदा रेंट अकाउंट में ले जाएंगे, और ये रेंट का ही जाएगा पी&एल अकाउंट में। एक प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से अकाउंट खोलेंगे और उसमें जाएगा 25,000 रुपए। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस किस में जाएगा, करंट असेट्स में। टू बैंक हो गया 50,000 रुपए, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर में क्या होंगे कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट था ना, ये आपने डेबिट किया था, इसको आपको क्रेडिट करके जितने भी पर्टिकुलर इसको आपको, जैसे रेंट अकाउंट है तो रेंट अकाउंट इसी एंट्री को समझे तो अप्रैल में जाके इस 25,000 रुपए की अमाउंट जो प्रीपेड एक्सपेंसेस में गई थी इसकी एंट्री आपकी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। इस तरह से आपको 1 अप्रैल को जाके प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट को जीरो करना है। जो एक्सपेंसेस जिस जिस हेड के हैं उस हेड में ले जाएं। इसमें जब नेक्स्ट ईयर आप एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले डेबिट था, आप क्रेडिट कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, और रेंट अकाउंट आपका कहाँ चला जाएगा नेक्स्ट ईयर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मतलब उसके जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है आप 1 अप्रैल को जाके उसको आप जीरो कर दें और सारे अकाउंट को कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। ऐसे ही जैसे हमने एक्सपेंसेस की बात करी, ऐसे ही अक्रूड आउटस्टैंडिंग इनकम भी होती है, मतलब कि जो इनकम इस साल से रिलेटेड वो हमको इसी साल लेना है। सेम हमने एक्सपेंसेस का देखा था वैसा ही देखना। जैसे कि मान लीजिए कमीशन की इनकम है, इस साल की कमीशन की इनकम है लेकिन वो हमको रिसीव्ड नहीं हुई है, रिसीव्ड होना बाकी है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन। यहाँ मैं कमीशन का सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट की एंट्री हो और भी कोई एंट्री हो सकती है, तो आप इसको जो भी इनकम एंट्री हो इनकम वो आप उस हेड से ले लें। ये चाहे तो आप अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करके भी, या आउटस्टैंडिंग इनकम अक्रूड इनकम अकाउंट के नाम से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये जो कमीशन रिसीवेबल अकाउंट या आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट आप जिस भी नाम से चाहे ओपन कर सकते हैं, और ये कहाँ शो होगा, इसका डेबिट बैलेंस रहेगा तो ये होगा आपका करंट असेट्स में शो होगा। और टू कमीशन, ये टू कमीशन का ये वाला कहाँ चला जाए, टू कमीशन ये जो भी इंटरेस्ट की इनकम है तो टू इंटरेस्ट, वो आपकी ये जो इनकम है वो तो इनकम कहाँ होगी, इस साल की इनकम है ये, तो ये इस साल हम बुक करेंगे, ये जाएगी आपकी पी&एल अकाउंट में क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो जितनी भी इनकम है वो आप उस ले लें, और यहाँ पर आप क्रेडिट में पी&एल अकाउंट में जाएगी, और डेबिट क्या करेंगे वो आप करेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट या रिसीवेबल अकाउंट, इनकम रिसीवेबल अकाउंट। और ये इनकम रिसीवेबल अकाउंट किस में जाएगा, ये हेड आपका करंट असेट्स में जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, इस एंट्री को आप, अब ये कमीशन अकाउंट तो आपका पी&एल में गया, बात यहीं पे हो गया। लेकिन कमीशन रिसीवेबल अकाउंट जो है, जब आपको आपको मिलते जाएगी, जैसे कि आपको कमीशन मिल गया तो फिर नेक्स्ट ईयर क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीवेबल अकाउंट। तो कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, इस तरह से कमीशन रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जितनी भी आउटस्टैंडिंग इनकम है वही एक्सपेंसेस की तरह नेक्स्ट ईयर में जाके हमको जीरो करना है। जैसे कि अब कुछ इनकम ऐसी होती है जो कि हमको एडवांस में मिल जाती है, जैसे कि हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस देखे थे, ऐसे कुछ इनकम हमको एडवांस में मिल गई, मतलब नेक्स्ट ईयर की इनकम इस साल मिल गई, तो क्या हमको उसको पी&एल में लेना है, नहीं लेना है। तो हम उसको पी&एल अकाउंट में नहीं लेंगे, उसकी एंट्री बनेगी पैसा आया है हमारे पास तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या कौन सा अकाउंट खोल देंगे, जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम खोल रहे थे वैसे यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और इसका क्रेडिट बैलेंस है तो किस में जाएगी, ये करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि इनकम हमको पहले से ही मिल गई है। तो क्रेडिट बैलेंस है ये आपका करंट लाइबिलिटी के अंदर शो होगा, ये वाला अकाउंट, ये पी&एल में ये इनकम नहीं जाएगी। अब जब नेक्स्ट ईयर होगा तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में आपको लेना है, जैसे कि मान लो आपको इंटरेस्ट की इनकम मिल गई है, आपको पहले मिल गई थी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो नेक्स्ट ईयर में आपको सेम प्रीपेड की तरह इसमें भी एडवांस इनकम का अकाउंट आपको 1 अप्रैल पे जाकर जीरो करना। कैसे करेंगे, जो इनकम है, जैसे कि कमीशन की इनकम है तो कमीशन अकाउंट में ले जाएंगे, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, और टू ये अभी क्रेडिट हुआ था तो बाद में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा अकाउंट, और टू जो जैसे टू कमीशन टू इंटरेस्ट टू डिस्काउंट, तो ये सारी इनकम आपको इस तरह से क्रेडिट लेंगे और वो क्रेडिट करेंगे और उसको किस में चले जाएंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम चली जाएगी और ये जो अकाउंट है वो आपका अगले साल जाके जीरो हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको राउंड ऑफ की। कई बार डेटर्स क्रेडिटर्स में कहीं 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे ये ऐसे रह जाते हैं, तो इन सबको आपको डेटर्स क्रेडिटर्स को राउंड ऑफ अकाउंट, एक आप राउंड ऑफ अकाउंट को ओपन कर लें। किस हेड में करेंगे आप? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बुक कर लें और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर राउंड ऑफ ले लें, इसको पी&एल अकाउंट में ले जाएंगे हम। और राउंड ऑफ का इससे एंट्री कैसे बनेगी? जैसे मान लीजिए कि डेटर्स है, डेटर्स में कोई 25 पैसे का बैलेंस पड़ा हुआ, तो एंट्री कैसे कर देंगे आप? डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। राउंड ऑफ अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस कर दिया, उसने राउंड ऑफ में डाल दिया। ऐसे ही क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट होता है, तो इसको हम डेबिट में ले लेंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू राउंड ऑफ, तो इसे डेटर्स क्रेडिटर्स की जो भी अमाउंट आपकी बची हुई है, छोटी छोटी अमाउंट है, वो आपको राउंड ऑफ में ले जाकर इसको राइट ऑफ कर देना है। अब जो एक बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की एंट्री कैसे की जाए। आपको पहली बात तो बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपके डेटर्स रहते हैं, आपको डेटर्स से पैसा लेना होता है, आपने इनको माल बेचा होता है, आपको पैसा लेना होता है। लेकिन कई बार क्या होते हैं कि आपको पता चलता है कि कोई डेटर से आपका जिनका दिवाला निकल गया और आपका कंफर्म हो चुका है कि अब इस डेटर से आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आपको कंफर्म है तो आप उसको किस वो अमाउंट आप किस में डाल देंगे? राइट ऑफ करने पड़ेंगे, उनको डेटर्स कम करने पड़ेंगे। तो हम एंट्री लेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और ये बैड डेब्ट्स किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, मतलब फाइनली किस में जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये बैड डेब्ट्स अकाउंट हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना है। और टू डेटर्स, डेटर्स को हमने क्रेडिट कर दिया इतनी अमाउंट से, तो हमारे डेटर्स को हमको क्या करना है? कम करना है। एक इफेक्ट जाएगा जो बैड डेब्ट्स हमारे एक्सपेंसेस में आ जाएगा, दूसरा आ जाएंगे आपके डेटर्स कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जैसे मैंने बताया बैड डेब्ट्स में आपको कंफर्म होता है कि इतना बैड डेब्ट्स होगा, अब हमको नहीं मिलेगा, लेकिन हमको फिर भी लगता है कि डेटर्स है जो कि कुछ डाउटफुल है, मतलब कि उनसे डाउट है हमको कि वो पैसा हमारा नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले से ही आपको प्रोविजन बनाकर रख लेना है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट का जो आप अकाउंट खोलेंगे, ये अकाउंट आपका किस में जाएगा? करंट असेट्स के, सॉरी, करंट लाइबिलिटी के अंदर प्रोविजन हेड में आपका ये जाएगा। क्योंकि जितने भी प्रोविजन बनाएंगे वो प्रोविजन के अंतर्गत हम लेंगे, और ये प्रोविजन किस में आते हैं? करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन में। तो टू प्रोविजन ये जो है, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, इसकी एक इफेक्ट क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको ओपन करना है इसको। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में अमाउंट आ जाएगी, प्रोविजन को हमको पी&एल से ही आपको एडजस्ट करना है। तो आप पी&एल से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाएंगे तो इसकी एंट्री बनेगी। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का बैलेंस किस में शो होगा? करंट लाइबिलिटी में। अब हम इनकम टैक्स प्रोविजन कैसे क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। इसके लिए कितनी अमाउंट से करना है, या तो आप ये अपने सीए से बात पूछ लें, या फिर जो नेट प्रॉफिट आया उसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लें। इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही क्रिएट होता है, और उसमें इनकम टैक्स पेबल और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का जो अकाउंट क्रिएट होगा, ये जो होगा आपका करंट लाइबिलिटी के अंतर्गत प्रोविजन में। अब कई बार क्या होता है कि हम एडवांस इनकम टैक्स को भी पे करते हैं, तो उस स्थिति में एंट्री आपकी होगी एडवांस इनकम टैक्स पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जो एडवांस इनकम टैक्स पेड अकाउंट है, ये अकाउंट आपका जाएगा करंट असेट्स में, क्योंकि आपने पहले से ही अपना इनकम टैक्स पे कर दिया है। तो ये आपको करंट असेट्स में लेना है इस अकाउंट को। उसके अब हम टीडीएस रिसीवेबल की एंट्री को देखते हैं। जैसे मैंने बोला था कि 26 एस ARSTS से आपको मैच करना है कि कोई इनकम आपकी तो नहीं रह गई है, कोई इनकम या इनकम के ऊपर टीडीएस ऐसा तो नहीं कि आपने एंट्री नहीं की है। तो इसके लिए एंट्री क्या होती है? यदि आपकी कोई इनकम है और उसके ऊपर टीडीएस हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिला है 10,000 रुपए का, उस इंटरेस्ट में से आपका 1,000 रुपये टीडीएस हुआ और आपको जो पेमेंट आया है वो सिर्फ 9,000 रुपये का ही आया है। तो ऐसी स्थिति में आपकी एंट्री कैसे बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये से, टीडीएस रिकवरेबल अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये, और टू इनकम या इंटरेस्ट अकाउंट 10,000 रुपये। ये जो इनकम इंटरेस्ट है क्रेडिट है किस में जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, जो भी नाम में आपको यहाँ पे ले लें।
और टीडीएस रिकवरेबल अकाउंट कहाँ जाएगा आपका? ये जाएगा आपका करंट असेट्स में, क्योंकि ये भी आपका क्या है, एक तरह से इनकम एडवांस टैक्स ही है, तो ये आपका करंट असेट्स में आ जाएगा अकाउंट, टीडीएस रिकवरेबल अकाउंट। यदि आपने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का अकाउंट की अमाउंट ज़्यादा है, तो आप चाहें तो टीडीएस रिकवरेबल एडवांस इनकम टैक्स से इसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू टीडीएस रिकवरेबल टू एडवांस इनकम टैक्स। तो इस तरह से आप आपस में चाहें तो ये है तो सभी इनकम टैक्स ही, तो आप चाहें तो आपस में इनको सेट ऑफ भी कर सकते हैं। जो प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट आता है उसको आप रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व एंड सरप्लस। यदि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो आप टू कैपिटल अकाउंट, आपके पीएनएल अकाउंट के बैलेंस को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। या कई बार क्या होता है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि चाहे कंपनी हो या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, हमको पर्सनल एक्सपेंसेस को अलग ही रखना है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस यदि आपके पीएनएल में अकाउंट में है, देखिए जब आपने एक्सपेंसेस किए होंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस आपने किए होंगे, तब एंट्री क्या करी होगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने डाल दिए होंगे। लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटाना है, तो या तो आप क्या करें, या एक्सपेंसेस अकाउंट की जगह आप डायरेक्ट ड्राइंग अकाउंट ही कर दें, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दें, या फिर या पीएनएल में जितने भी एक्सपेंसेस पर्सनल है उनको एक साथ आप क्या एंट्री करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। पहले एक्सपेंसेस डेबिट हुआ था, फिर अब क्या कर दिया, क्रेडिट। तो जितने भी एक्सपेंसेस थे वो अपन हमने जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे वो हमने ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और ये ड्राइंग अकाउंट आप किस हेड के अंतर्गत डाले खोलेंगे, ओपन करेंगे, कैपिटल में, ताकि ये कैपिटल में डायरेक्टली फिर ड्राइंग अकाउंट की अमाउंट आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर सकते हैं। और